दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर आप किसी को मदद मांगते हुए देखें और फिर भी चुप रह जाएं, तो उस चुप्पी की कीमत कौन चुकाता है? आज की कहानी किसी एक कातिल की नहीं है। ये कहानी है हर उस इंसान की जो जुल्म होता देखकर भी अपनी नज़रें फेर लेता है। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है हेवॉन। हेवॉन सियोल शहर में रहती है। एक दिन हेवॉन अपनी गाड़ी में ऑफिस से घर लौट रही होती है। तभी अचानक रास्ते में वो देखती है कि कुछ गुंडे एक लड़की को बुरी तरह मार रहे होते हैं। वो लड़की जोर जोर से चिल्लाकर आते जाते लोगों से मदद मांग रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। आखिर में वो लड़की भागते हुए हीवॉन की गाड़ी के पास पहुंचती है और उससे मदद की भीख मांगती है। लेकिन हीवॉन भी बाकी लोगों की तरह उस लड़की को इग्नोर करती है और बिना कुछ कहे अपनी कार के शीशे ऊपर करके अपनी गाड़ी आगे बढ़ा लेती है। हीवॉन एक बैंक में काम करती है और उसका काम होता है क्लाइंट्स के लोन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना। इसी दौरान एक गरीब बूढ़ी औरत हेवॉन से मिलने आती है। उस औरत को पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। वो पहले ही लोन के लिए रिक्वेस्ट डाल चुकी थी और हेवॉन ने पहले उसे लोन दिलवाने का प्रॉमिस भी किया होता है, लेकिन अब हेवॉन सीधे मना कर देती है और कहती है कि उसे ये लोन नहीं मिल सकता। वो बूढ़ी औरत परेशान हो जाती है क्योंकि अगर उसे ये लोन नहीं मिला तो उसे अपने घर से हाथ धोना पड़ेगा। वो बार बार हेवॉन से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन हेवॉन मदद नहीं करती, बल्कि हेवॉन गुस्से में आ जाती है और बूढ़ी औरत पर चिल्लाने लगती है और सबके सामने उसे बेइज्जत करती है। आखिर उसे वहाँ से जाना पड़ता है। कुछ टाइम बाद हेवॉन को पता चलता है कि उसकी एक कलीग ने उस बूढ़ी औरत का लोन अप्रूव करवा दिया है। वो औरत बहुत खुश होती है और उस लड़की को दिल से ढेर सारी दुआएं देकर चली जाती है। ये सब देखकर हेवॉन को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि जरूर उस कलीग ने मैनेजर को मैनिपुलेट किया होगा, वरना एक गरीब औरत को इतना बड़ा लोन कैसे मिल सकता है। गुस्से में हेवॉन सीधे उस लड़की के पास जाकर उसे भला बुरा कहने लगती है। वो लड़की कुछ बोलना भी चाहती थी, मगर हेवॉन उसे बोलने का मौका नहीं देती। असल में हेवॉन इस बात से नाराज होती है कि उसकी क्लाइंट उसकी कलीग को मिल गई। कुछ देर बाद जब हेवॉन वॉशरूम जाती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी कलीग को सॉरी का मैसेज भी भेजती है, लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि दरवाज़ा बाहर से लॉक हो चुका है। बाहर नज़र डालते ही उसे वही शूज़ दिखाई देते हैं जैसे उसकी कलीग अक्सर पहना करती है। काफ़ी मुश्किलों के बाद जब हेवॉन वॉशरूम से बाहर निकलती है तो गुस्से में वो सबके सामने अपनी कलीग को ज़ोर से थप्पड़ मार देती है और उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी वो देखती है वहाँ मौजूद क्लीनिंग लेडी ने भी बिल्कुल वैसे ही सेम जूते पहने हुए हैं। असल में जब हेवॉन वॉशरूम के अंदर थी उस वक्त क्लीनिंग लेडी भी वहाँ मौजूद थी और उसकी गलती से दरवाज़ा लॉक हो गया था। इसमें उस कलीग की कोई भी गलती नहीं थी। वो तो इस बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। हेवॉन के इस बर्ताव और गुस्से की वजह से उसका बॉस उसे डांटता है और उसे कुछ दिन के लिए छुट्टी लेने को कहता है। इसी बीच हेवॉन को पुलिस स्टेशन भी बुलाया जाता है। असल में जिस लड़की को हेवॉन ने उस रात रोड पर पिटते हुए देखा था उसका अब मर्डर हो चुका होता है। इस पूरे केस में हेवॉन ही लास्ट विटनेस होती है। पुलिस उसके सामने उन लड़कों को लाती है, लेकिन हेवॉन उन्हें पहचानने से साफ इनकार कर देती है। उस लड़की के पिता टूटे हुए दिल के साथ हेवॉन से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सच बोल दे और उनकी मदद करे, लेकिन हेवॉन फिर भी चुप रहती है। वो लड़के हेवॉन से साफ कहते हैं कि अगर उसने इस केस में कभी भी अपना मुंह खोला तो उसका अंजाम भी उस लड़की के जैसा होगा। वैसे भी हेवॉन इस वक्त अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह थक चुकी होती है। उसकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं होता जिसके सामने वो अपने इमोशंस शेयर कर सके। हम देखते हैं कि एक लड़की हेवॉन को बार बार फ़ोन कर रही होती है, लेकिन हेवॉन बार बार बिजी हूँ कहकर कॉल काट देती है। जब वो घर वापस आती है तो उसे बोक नाम के नाम से कई चिट्ठियाँ मिलती हैं, लेकिन हेवॉन उन्हें पढ़ने की कोशिश भी नहीं करती और सीधा उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। उस रात हेवॉन पूरी रात जागती रहती है। तब उसे एहसास होता है कि उसे सिर्फ आराम नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी को थोड़ा सा बदलाव चाहिए, और इसी सोच के साथ वो डिसाइड करती है कि अगले ही दिन वो मोडो आइलैंड जाएगी। मगर वो नहीं जानती कि वहाँ जाने के बाद उसकी ज़िंदगी भयानक तरीके से बदल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको डार्क, सस्पेंस और साइकोलॉजिकल स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ लाता रहता हूँ। मोडो आइलैंड वही जगह होती है जहाँ हेवॉन के दादाजी का घर था और जहाँ उसका पूरा बचपन गुजरा था, और इसी आइलैंड पर बोकनाम भी रहती है। असल में बोकनाम कभी हेवॉन की सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी और दोनों के बीच एक बहुत गहरा लगाव था। वो हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते थे, हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करते थे।
फिर एक दिन हेवॉन मेनलैंड में शिफ्ट हो जाती है, लेकिन बोकनाम उसी आइलैंड पर रह गई। अगली सुबह हेवॉन बोट पकड़कर मोडो आइलैंड के लिए निकल जाती है। हेवॉन और उसका परिवार कभी यहाँ काफी जाना पहचाना हुआ करता था, शायद इसीलिए बोट ड्राइवर भी हेवॉन को पहचान लेता है। कुछ ही देर बाद हेवॉन मोडो आइलैंड पहुंच जाती है। यहाँ सबसे पहले बोट को आते हुए बोकनाम देखती है। जैसे ही बोकनाम हेवॉन को देखती है, वो भागकर उसके पास आती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। उसे जैसे यकीन ही नहीं होता कि हेवॉन सच में इस आइलैंड पर आ गई है। बोकनाम बेहद खुश होती है, लेकिन हेवॉन उतनी खुश नजर नहीं आती, बल्कि उसके चेहरे पर थोड़ी सी तो हिचकिचाहट है। बोकनाम के चेहरे पर मुस्कान जरूर होती है, लेकिन उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो अंदर से खुश है। जब बोकनाम हेवॉन को उसके दादाजी के घर की तरफ ले जा रही होती है, रास्ते में हम कुछ औरतें और बोकनाम के परिवार को देखते हैं। बोकनाम हेवॉन को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन तभी उसकी मदर इन लॉ उसे डांट देती है। वजह सिर्फ इतनी होती है कि बोकनाम ने अपने पति मैन जोंग और अपने देवर चोल जोंग का नाम ले लिया होता है। इसी दौरान हेवॉन एक और चीज नोटिस करती है। चोल जोंग बहुत ही अजीब तरीके से हेवॉन को घूर रहा होता है। घर पहुंचते ही हेवॉन की मुलाकात होती है बोकनाम की बेटी योनही से। जैसे ही योनही हेवॉन को देखती है, वो तुरंत भाग जाती है। बोकनाम हेवॉन को समझाती है कि असल में योनही अजनबी लोगों के सामने बात करने में घबराती है। वो 10 साल की है, मगर उसका स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है, क्योंकि आइलैंड के लोगों का मानना है कि स्कूल जाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन बोकनाम ऐसा नहीं सोचती। वो चाहती है कि योनही पढ़े लिखे, स्कूल जाए और इस आइलैंड से दूर एक बेहतर जिंदगी जिए, क्योंकि अगर योनही यहीं इस आइलैंड पर रह गई तो शायद उसकी जिंदगी भी बिल्कुल बोकनाम की तरह हो जाएगी। रात के समय जब मैन जोंग अपनी बेटी योनही के साथ मछली पकड़ने जाता है, तब घर में सिर्फ बोकनाम और चोलजांग रह जाते हैं। और तभी एक भयानक सच सामने आता है। चोलजांग बोकनाम के साथ जबरदस्ती करता है। बोकनाम के लिए जैसे ये कोई नई बात नहीं है। वो ना ही चीखती है, ना ही कोई विरोध करती है, बस चुपचाप सब कुछ सह लेती है। थोड़ी देर बाद जब मैन जोंग घर वापस आता है, तो उसकी बातों से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि उसे सब कुछ पता है। उसे ये पता है कि जब वो घर पर नहीं होता तो चोलजांग उसकी पत्नी के साथ क्या करता है। उल्टा वो बोकनाम को ही मारता है, जैसे वो कोई जानवर हो। ज़्यादा अजीब बात तो ये है कि उनकी बेटी योनही घर के बाहर बैठी होती है। उसे अंदर की हर एक आवाज़ साफ सुनाई दे रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई डर होता है, ना ही कोई घबराहट, जैसे ये उसके लिए बिल्कुल आम बात हो। ऐसा लगता है जैसे उसने बचपन से ही ये सब देखा हो और इसीलिए ये सब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका हो। अगले दिन हम देखते हैं कि मैन जोंग घर के बाहर कुछ मरम्मत का काम कर रहा होता है और बोकनाम उसकी मदद कर रही होती है। देखा जाए तो मैन जोंग से ज़्यादा काम बोकनाम कर रही होती है, मगर पास खड़ी सभी औरतें उससे ऐसे बात करती हैं जैसे सारा काम मैन जोंग कर रहा हो और बोकनाम कुछ भी ना कर रही हो, जैसे वो कोई गुलाम हो। दूसरी तरफ हम हेवॉन को देखते हैं। वो वहाँ उस आइलैंड पर अकेले घूम रही होती है। तभी अचानक चोलजांग वहाँ आ जाता है। उसके चेहरे के हाव भाव ही सब कुछ कह रहे हैं कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। वो आंखों में हवस लिए धीरे धीरे हेवॉन की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर हेवॉन के हाथ में अपनी सेफ्टी के लिए एक छोटा सा पॉकेट नाइफ होता है। अगर चोलजांग ने उसे छूने की कोशिश भी की तो हेवॉन तैयार होती है खुद का बचाव करने के लिए, लेकिन तभी अचानक से योनही वहाँ आ जाती है और उसके आने से चोलजांग घबरा जाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से तुरंत चला जाता है। इसके बाद योनी और हेवॉन कुछ देर साथ में वक्त गुजारते हैं। योनी के लिए किताबें सिर्फ एक खिलौने के जैसे हैं। उनमें लिखे शब्दों की असली कीमत क्या होती है वो नहीं जानती, लेकिन उन सभी किताबों के बीच एक किताब ऐसी होती है जो योनी और उसकी माँ बोकनाम दोनों के लिए बेहद खास होती है। वो किताब सियोल शहर के बारे में होती है, उसी शहर के बारे में जहाँ बोकनाम और योनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। योनी वो किताब उठाकर हेवॉन के साथ बोकनाम के घर जाती है। वहाँ बोकनाम के घर में बंद कमरे के अंदर मैन जोंग एक वेश्या मिरान के साथ होता है और घर के बाहर बोकनाम शांति से बैठकर अपना खाना खा रही होती है। उसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा होता है, ना दुख, ना कोई शिकायत। लेकिन जैसे ही बोकनाम की नज़र योनी और हेवॉन पर पड़ती है, वो तुरंत घबरा जाती है। वो योनी को वहाँ से वापस भेजने की कोशिश करती है। वो अपनी बेटी से इस सच को छुपाना चाहती है कि कमरे के अंदर कौन है और वो क्या कर रहे हैं। लेकिन योनी को मिरान के बारे में पता होता है। वो पहले भी कई बार आ चुकी होती है और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। उसे पता है कि उसके पिता इस औरत के साथ वक्त गुजारते हैं और योनी अपने पिता को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहती। कुछ दिन बाद एक और बेहद घिनौना सच बोकनाम के सामने आता है।
बोकनाम को मैनजोंग की पॉकेट से योनी का अंडरवेयर मिलता है। ये देखते ही बोकनाम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मगर इसके बाद जो होने वाला है वो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है। बोकनाम कमरे में योनी को देखती है जो अपने पूरे मुंह पर मेकअप लगाकर बैठी होती है। उसका मानना है कि मिरान मेकअप करती है, इसलिए मैनजोंग उसकी तरफ खिंचा चला जाता है और उससे प्यार करता है। वो भी चाहती है कि उसके पिता उससे प्यार करें। योनी को मेकअप का सामान मैनजोंग ने खुद लाकर दिया है। बोकनाम योनी को समझाने की पूरी कोशिश करती है कि ये प्यार वैसा प्यार नहीं है जैसा वो अपने पिता से चाहती है। एक माँ अपनी बेटी को यहाँ भला कितना ही खुलकर समझा पाती, लेकिन तभी अचानक से मैनजोंग वहाँ आ जाता है। वो समझता है कि माँ बेटी सिर्फ मेकअप के सामान को लेकर झगड़ा कर रही हैं। उसे ये बिल्कुल नहीं पता चलता कि बोकनाम अब उसकी नीयत पूरी तरह समझ चुकी है। बोकनाम देखती है कि योनी को मैनजोंग ने अपनी गोद में बिठा लिया है और इसीलिए वो मैनजोंग को मारने के लिए हथियार भी उठा लेती है, मगर अगले ही पल वो देखती है कि सब नॉर्मल है और नॉर्मली एक बेटी अपने पिता की गोद में बैठी हुई है। मगर बोकनाम को पूरा यकीन होता है कि आज नहीं तो कल मैनजोंग योनी को भी अपनी हवस का शिकार बनाने वाला है और एक माँ होकर बोकनाम ये सब हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पॉइंट पर बोकनाम फाइनली हीवॉन से मदद मांगती है। हीवॉन पैकिंग कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि कल ही इस आइलैंड को छोड़कर चली जाए, क्योंकि हीवॉन को अपने बॉस का मैसेज मिलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। वैसे ही हीवॉन पहले ही इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होती है और जब बोकनाम उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है तो हेवॉन उस पर यकीन नहीं करती। हेवॉन को लगता है कि बोकनाम झूठ बोल रही है क्योंकि वो कैसे भी करके मेनलैंड जाना चाहती है। बोकनाम हेवॉन को बार बार समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर वो उसे नहीं तो कम से कम योनी को अपने साथ ले जाए, लेकिन हेवॉन सीधा मना कर देती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बाहर खड़ी एक औरत उनकी बातें चुपचाप सुन रही होती है। हेवॉन योनी से मिलने जाती है। योनी का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब होता है। वो बार बार हेवॉन के सीने पर हाथ रख रही होती है। जब हेवॉन उससे ऐसा करने की वजह पूछती है तो योनी कहती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि एक लड़की को इसी तरह से प्यार किया जाता है। फिर योनी हेवॉन से पूछती है, क्या तुम्हारे पिता भी तुम्हें ऐसे ही प्यार करते हैं? ये सुनकर योनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, ऐसी मुस्कान जो एक बच्ची के चेहरे पर बिल्कुल सही नहीं लग रही। अब हेवॉन को ये लगने लगा है कि शायद बोकनाम सच कह रही थी। बोकनाम की सास वहाँ आ जाती है और योनी को वहाँ से भेज देती है। हेवॉन उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहती है बोकनाम एक झूठी है, झूठ बोलना उसकी आदत है। वो तो एक भिखारन थी, मेरे बेटे ने उसे पनाह दी। वो ये भी कहती है कि योन ही असल में बोकनाम की बेटी है, लेकिन मैनजोंग की बेटी नहीं है। उनका मानना होता है कि उनका बेटा मैनजोंग जब इतना अच्छा आदमी है तो वो कैसे कुछ गलत कर सकता है। दूसरी तरफ बोकनाम भागने की पूरी तैयारी कर चुकी होती है। उसे पता होता है कि हेवॉन उसकी मदद नहीं करने वाली, इसीलिए उसे ही कुछ करना होगा। वो चुपके से मैनजोंग की जेब से पैसे चुराती है और अलमारी से फ़ोन निकालकर मिरान को फ़ोन करती है। मिरान वादा करती है कि अगले दिन सुबह वो बोट लेकर आएगी। उसके बाद बोकनाम अपनी बेटी के साथ इस आइलैंड को छोड़कर बहुत दूर चली जाएगी। सुबह होते ही माँ और बेटी दोनों इस आइलैंड को छोड़ने के लिए निकल पड़ती हैं। शुरू में योनी जाना नहीं चाहती होती, वो अपने पिता के पास ही रहना चाहती है, लेकिन जब उसे समझ में आता है कि अगर वो यहीं रुकी तो उसकी माँ को पूरी ज़िंदगी इसी तरह से उसके पिता के जुल्म सहने पड़ेंगे, तो वो मान जाती है। वो दोनों सीधा बोट के पास पहुंचती हैं, लेकिन वहां जाकर बोकनाम देखती है कि मिरान उसी बोट ड्राइवर के साथ आई है जो अक्सर वहां आता है, और ये भी साफ हो जाता है कि वो बोट ड्राइवर मैनजोंग का दोस्त है। बोकनाम उसे रिक्वेस्ट करती है, पैसे देती है और जल्दी से बोट चलाने को कहती है, लेकिन ड्राइवर जानबूझकर बोट स्टार्ट नहीं करता और वहीं रुका रहता है। इसी देरी की वजह से मैनजोंग को वहां पहुंचने का पूरा मौका मिल जाता है और फिर मैनजोंग सबके सामने बोकनाम को पूरी तरह मारना शुरू कर देता है। सभी औरतें सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती हैं, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आता। वो औरतें उल्टा बोकनाम को ही गलत कहती हैं। बोकनाम कहती है कि उसे बहुत पहले ही इस आइलैंड को छोड़कर भाग जाना चाहिए था। उसने सालों तक हर जुल्म सहा। आइलैंड के लगभग सभी मर्दों ने उसका मिलकर शोषण किया। इसी वजह से उसे खुद भी नहीं पता कि योनी का असली पिता कौन है। ये बातें सुनते ही मैनजोंग और गुस्से में आ जाता है और बोकनाम को और ज़्यादा बेरहमी से मारने लगता है। तब योनी अपनी माँ को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। मैनजोंग उसे जोर से धक्का देता है। योनी गिर जाती है और वहीं पर सर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। सबको लगा था कि आज शायद बोकनाम मारी जाएगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक बच्ची की जान चली जाएगी। कुछ पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। जैसे ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वहां पहुंचता है, सब लोग मिलकर बोकनाम के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। मैनजोंग ऑफिसर को बताता है कि बोकनाम सुबह योनी को लेकर इस आइलैंड से भाग रही थी, मगर योनी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और अपने माँ के साथ जाना नहीं चाहती थी।
उसके मुताबिक बोकनाम जबरदस्ती उसे ले जा रही थी और इसी जबरदस्ती में यॉनी गिर गई और उसकी मौत हो गई। मैन जोंग के हिसाब से इस हादसे के लिए भी बोकनाम ही जिम्मेदार थी। ऑफिसर हेवॉन से भी पूछता है। हेवॉन कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा क्योंकि उस वक्त वो सो रही थी। जाहिर है कि इतने सारे लोगों की नजरें जब उसे देख रही थी तो वो डर गई और उनके खिलाफ कुछ न बोल सकी। बोकनाम को उम्मीद थी कि इस बार हेवॉन उसका साथ देगी, लेकिन हेवॉन ऐसा कुछ भी नहीं करती और ये बात बोकनाम को अंदर से पूरी तरह तोड़ देती है। वैसे भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैन जोंग का जानकार होता है और इसी आइलैंड का रहने वाला होता है, इसीलिए वो मैन जोंग की बात को सच मान लेता है और इस पूरे मामले को एक हादसा कहकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हेवॉन भी इस आइलैंड को छोड़ने की तैयारी करती है, लेकिन वो बोट पकड़ने के लिए समय पर नहीं आ पाती और सभी के कहने पर इंस्पेक्टर बोट लेकर चला जाता है। शॉलजांग हेवॉन के खाने में बेहोशी की पत्तियां मिलाकर दे देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और फिर वो उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। तभी बोकनाम वहां पहुंच जाती है और वो शॉलजांग को हेवॉन से दूर करती है। बचपन में बोकनाम और हेवॉन साथ में एक बांसुरी के साथ खेला करते थे और तब एक बार कुछ लड़के आकर हेवॉन के साथ बदतमीजी करते हैं, जिसको रोकने के लिए बोकनाम आगे आती है और हेवॉन भाग जाती है। वो लड़के बोकनाम को मारकर बेहोश कर देते हैं और फिर उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं और हेवॉन डर के मारे वहीं छुपकर सब देख रही होती है। वो तब भी ऐसी ही थी और आज भी वो सबसे पहले खुद के बारे में ही सोचती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मैन जोंग और चो जोंग दोनों शहद बेचने के लिए मेनलैंड में गए हैं। बोकनाम अपनी बेटी को जमीन में दफनाने के बाद खेतों में काम कर रही होती है। वो पागलों की तरह खेतों में लगातार काम कर रही होती है। वहीं पास बैठी औरतें शराब पी रही होती हैं और मजे कर रही होती हैं, जैसे उन्हें बोकनाम की बेटी के लिए जरा भी अफसोस नहीं हो रहा हो। कुछ देर बाद बोकनाम को कुछ एहसास होता है, शायद वो अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी भड़ास अपने काम पर निकाल देना चाहती हो और फिर खेत में काम करने के बाद वो हथियार उठाती है और एक एक करके वहाँ मौजूद सभी औरतों को मार देती है। बोकनाम की सास कुछ खाने का सामान लेने के लिए घर में गई थी। वो वापस आती है तो औरतों की लाशें देखकर डर जाती है और भाग जाती है। रात को बोकनाम अपनी सास को ढूंढती है, मगर बुढ़िया छुपी रहती है। सुबह हेवॉन उठती है तो बुढ़िया उसको अपने पास खींच लेती है और पूछने पर बताती है कि बोकनाम पागल हो गई है और सबको मार रही है। अगले ही पल बोकनाम उन दोनों के पीछे ही खड़ी होती है। बोकनाम हेवॉन को एक थप्पड़ मारती है और फिर बुढ़िया को मारने के लिए उसके पीछे जाती है। बुढ़िया बोकनाम से भागते भागते पहाड़ी के किनारे पर आ जाती है और फिर हवा में ही हथियार चलाने लगती है। बोकनाम उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ती है और वो पीछे होती जाती है और आखिर में बुढ़िया पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और उसका भी काम तमाम हो जाता है। तभी मैन जोंग और शॉल जोंग बोट ड्राइवर के साथ इस आइलैंड पर वापस आ जाते हैं। बोकनाम शॉल जोंग के पास आती है और फिर उसका गला काट देती है। हेवॉन उसे देख लेती है और उसकी चीखें निकल जाती है और फिर बोकनाम उसके पीछे उसे भी मारने के लिए जाती है। मैन जोंग और वो बोट ड्राइवर जब पानी पी रहे होते हैं तब उन्हें शॉल जोंग की मुंडी पेड़ पर ऊपर दिखाई देती है। तभी दबे पांव बोकनाम उनकी तरफ चली आ रही थी, मगर हेवॉन शोर मचा देती है, जिससे बोकनाम के वार से ड्राइवर के हाथ पर तो घाव लग जाता है, मगर मैन जोंग बच जाता है और वो फिर बोकनाम के हाथ बांधकर उसे बहुत मारता है। जब वो उसे जान से मारने के लिए एक चाकू हाथ में ले लेता है तो हेवॉन उसे ऐसा करने से मना करती है और फिर मैन जोंग कहता है कि वो बोकनाम को मार कर हेवॉन को अपनी पत्नी बनाएगा। बोकनाम बेखौफ मैन जोंग की आंखों में आंखें डालकर देखती है और उसके चाकू को चूमती है और फिर उसकी उंगली को चूमती है और अगले ही पल उसकी उंगली में काट लेती है। मैन जोंग चाकू छोड़कर बोकनाम को मारने के लिए कुल्हाड़ी की तरफ जाता है। इतनी देर में बोकनाम अपने मुंह में चाकू ले लेती है और मैन जोंग के पेट में चाकू घुसा देती है और फिर अपने हाथ खोलकर हंसिया से मैन जोंग को जान से मार देती है। इसी बीच हेवॉन ड्राइवर को लेकर बोट की तरफ भागना शुरू कर देती है। बोट में पहुंचकर भी बोट स्टार्ट नहीं हो पा रही होती है। बहुत कोशिशें करने के बाद हेवॉन बोट स्टार्ट कर लेती है, मगर रस्सी किनारे पर बंधी होने के कारण बोट आगे नहीं जा पा रही थी। इतनी देर में बोकनाम वहां आ जाती है और जैसे ही ड्राइवर रस्सी खोलकर वापस बोट में चढ़ने की कोशिश करता है तब बोकनाम उसे भी मार देती है। हेवॉन वहां से बोट लेकर सही सलामत चली जाती है। अगले दिन बोकनाम अपने लिए एक बोट किराए पर लेती है और तैयार होकर बोट में बैठकर मेनलैंड में जाती है। हेवॉन जो बिना किसी ड्राइवर के बोट लेकर मेनलैंड पहुंची थी, इसीलिए उसे पुलिस स्टेशन में रोक लिया जाता है। रात को हेवॉन के सपने में वही दृश्य सामने आता है जब बोकनाम की बेटी की मौत हुई थी, क्योंकि तब हेवॉन वहीं मौजूद थी जबकि उसने झूठ कहा था कि वो सो रही थी। हेवॉन की आंख खुलती है और वो बोकनाम को उसके पास पाती है। वो भागकर इंस्पेक्टर के पास जाती है, मगर इंस्पेक्टर को बोकनाम ने पहले ही मार दिया है। वो हेवॉन पर हमला करती है। हेवॉन अपनी जान बचाने की कोशिश करती है और फिर मौका पाकर लॉकअप के अंदर बंद हो जाती है।
बोकनाम तभी इंस्पेक्टर के पास से लॉकअप की चाबियां ले लेती है और साथ ही वो हीवॉन को वही बांसुरी देती है जिसके साथ वो बचपन में खेला करते थे। तभी इंस्पेक्टर जो कि मरा नहीं था वो बोकनाम को शूट कर देता है, मगर बोकनाम इंस्पेक्टर को हथौड़े से वार करके मार डालती है और फिर से हीवॉन के पास आती है। हीवॉन बांसुरी को बोकनाम की गर्दन में घुसा देती है और बोकनाम मरने लगती है। अपने आखिरी वक्त में वो हीवॉन के पास आकर उसके हाथ में बांसुरी देती है और बजाने के लिए कहती है और फिर उसकी गोद में ही दम तोड़ देती है। सब खत्म होने के बाद हीवॉन शहर में वापस आ जाती है और सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर उन लड़कों को पकड़वाती है जिन्होंने सड़क पर उस लड़की को मारा था, क्योंकि अब शायद उसके अंदर का वो डर चला गया है। इसके बाद हीवॉन घर लौटकर बोकनाम की चिट्ठियां एक एक करके पढ़ने लगती है। हर चिट्ठी में बोकनाम की मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी और उसकी मजबूरी में हीवॉन ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो उससे मदद मांग रही थी लेकिन हीवॉन उसे कभी समझ ही नहीं पाई। लेकिन आज जब वो सब कुछ समझ रही है और बोकनाम के दर्द को महसूस कर पा रही है, तब सब कुछ खत्म हो चुका है और इसमें कुछ हद तक जिम्मेदार हीवॉन भी है। अगर हीवॉन थोड़ी सी मदद कर देती तो आज बोकनाम और उसकी बेटी की जिंदगी संवर चुकी होती, मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने हमेशा ही किसी और से ज्यादा अपनी परवाह की और खुदगर्ज बनी रही। आज बोकनाम की भेजी चिट्ठियां पढ़कर वो सिर्फ अफसोस ही कर सकती है, जो हर पल उसे अंदर ही अंदर कसोड़ता रहेगा। इसी अफसोस के साथ हीवॉन को अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी होगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो या दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही बेहतरीन दिल छू लेने वाली कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।